डियर एस्पिरेंट्स, आज हम देखेंगे जॉन डन की एक स्पिरिचुअल पोएम जिसका नाम है बेटर माय हार्ट। चलिए, यह एक सोनेट है और आरपीएससी राजस्थान के सिलेबस में इसको शामिल किया गया। इसके अलावा भी कई सारे एग्जाम्स में पूछने जाने लायक है, क्योंकि अभी तक इन्होंने जितनी पोएम्स लिखी हैं, आप जानते हैं कि लव पोएम्स, रिलीजियस पोएम्स, फिलोसफिकल पोएम्स। तो जो सेकंड वाला सेगमेंट है रिलीजियस पोएम्स में, इसको रखा जाता है। 1609 के आसपास इसको लिखा गया था, 1633 में पोस्टमसली का मतलब मरणोपरांत ये पोएम पब्लिश की गई थी। और यह एक पेट्रार्कन और इंग्लिश सोनेट दोनों के ऊपर बनी एक मिक्सचर है। जैसे कि आप जानते होंगे, जो पेट्रार्कन सोनेट होती है उसका जो ऑक्टेव और सेस्टेट रहता है, ऑक्टेव का मतलब शुरुआत की जो 8 लाइन्स हैं उनको कहा जाता है, और सेस्टेट का मतलब जो नेक्स्ट 6 लाइन्स होती हैं उनको कहा जाता है। तो ऑक्टेव की जो राइम स्कीम होती है वो ए बी बी ए होती है। तो यहाँ पर भी आपको दिख रही है, इस पोएम में भी देखने को मिलेगी। लेकिन जो नेक्स्ट सेस्टेट की जो पेट्रार्कन सोनेट की जो राइम स्कीम होती है, तो वो हुआ करती है C D E 3 D E। तो ये यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी, जो कि है C D D C E E। तो कुल मिला के यहाँ पे डेविएशन किया है उन्होंने। तो पेट्रार्कन और इंग्लिश सोनेट का मिक्सअप है, और हॉली सोनेट्स जो उनकी कैटेगरी है पोएम्स की, उसमें इसको शामिल किया जाता है। थीम की बात करें तो कैथोलिक धर्म छोड़ करके वो एंग्लिकनिज्म में पहुंच गए थे। जब एंग्लिकनिज्म में पहुंच गए तब उन्होंने इस पोएम को कंपोज किया था। एंड इट इज अबाउट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिन एंड साल्वेशन। पाप और मोक्ष के बीच का जो स्ट्रगल है, उस पोएम में वही दिखाया गया है जॉन डन के द्वारा। थोड़ा सा और टाइटल देख लेते हैं। बैटर एक्चुअली जो टर्म है, यह एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है स्ट्राइक, किसी को पीटना, है ना, स्ट्राइक, बीट या ब्लजन, किसी को मारना पीटना वायलेंटली। ये भी नहीं कि प्यार से, वायलेंट वर्ब एक्चुअली है कि अब आप बहुत ही फोर्सफुली किसी को पीटें। तो ये कह रहे हैं कि आप मेरे मन को या मेरी भावनाओं को या मुझे इस तरह से मारिए पीटिए, या इस तरह से वायलेंटली उनको आप सुधारिए, क्योंकि मैं बिगड़ा हुआ हूँ और प्यार की भाषा मेरे समझ में आ नहीं रही है। उसकी ये बात करते हैं। लेट्स सी व्हाट ही सेज। पहली लाइन में कह रहे हैं डायरेक्ट, एक्चुअली ये पोएम जो शुरू हो रही है वो अपोस्ट्रोफी से शुरू हो रही है। अपोस्ट्रोफी एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें किसी को डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है। तो ये 3% गॉड को एड्रेस कर रहे हैं। 3% यहाँ पे कौन कौन है? एक तो होली स्पिरिट है, होली स्पिरिट। एक जो फादर फिगर होते हैं क्रिश्चियनिटी में, और सन। तो ये तीनों को ट्रिनिटी कहा जाता है, होली ट्रिनिटी कहा जाता है इनको। तो ये होली ट्रिनिटी को एड्रेस कर रहे हैं कि बैटर माय हार्ट, आप मेरे मन को वायलेंटली पीटिए, उसको पनिश करिए। पीटना का मतलब यहाँ पे पनिश करिए, बहुत अच्छे से पनिश करिए, वायलेंटली पनिश करिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं और मैं पूरा सिनर बन चुका हूँ, पापी बन चुका हूँ और मैं सुधरा नहीं हूँ। तो आप वायलेंटली पनिश करिए, क्योंकि प्यार की भाषा समझ में आ नहीं रही है। फॉर यू, यहाँ पर फॉर यू एज येट बट नॉट, क्योंकि अभी तक आपने, देखिए यहाँ का जो सेंस है वो यहाँ तक आ रहा है, पूरा सेंस नहीं हुआ। जब एक लाइन का सेंस दूसरी लाइन में जाता है, तब वहां पर जो लिटरेरी डिवाइस होती है उसको एंजाममेंट कहा जाता है। एंजाममेंट यहाँ पर है फिगर ऑफ स्पीच, क्योंकि एक लाइन का सेंस दूसरी लाइन में जब रन थ्रू होता है। तो वो कह रहे हैं फॉर यू एज येट बट नॉक, क्योंकि अभी तक आपने क्या किया है, सिर्फ जैसे प्यार से नॉक करते हैं, ब्रीद या हवा देते हैं, शाइन या चमकाने की कोशिश करते हैं, या जिस तरह से एक कुम्हार या कोई टिंकर है वो बर्तन बनाता है, तो कभी उसको टैप करता है, कभी उसको हवा देता है, सुखाता है, कभी उसको शाइन करने के लिए रब करता है, और कोशिश करता है। सीख मतलब यहाँ पे ट्राई करता है, कोशिश करता है, टू मेंड, सुधारने की। जो भी टिंकर है और वो बर्तन बनाता है, तो इन इन तरीकों से वो उसको सुधारने की कोशिश करता है, या शेप में लाने की कोशिश करता है ना, शेप में लाने की कोशिश करता है। और वही कोशिश अभी तक भगवान ने की है। ये सारे काम जो हैं
नॉक, ब्रीथ, शाइन, सीक, ये सारे काम अभी तक इन ट्रिनिटी ने इनके लिए किए हैं, बट ये सारे के सारे काम यूजलेस थे इनके लिए, क्योंकि इनका कोई असर इन पे पड़ा नहीं। इनको असर किससे पड़ेगा? बैटर से, पिटाई से, पनिशमेंट से, सिवियर पनिशमेंट से असर पड़ेगा, है ना? सिवियर पनिशमेंट की बात है। एकदम से शिवियरली जब ये पनिश करेंगे तभी ये सुधरेंगे, वरना ये सुधरेंगे नहीं। दैट आई में राइज एंड स्टैंड, ओवर थ्रो मी एंड बेंड। कह रहे हैं कि इन सब चीजों से जब आप करेंगे तो हो सकता है कि मैं उठ करके खड़ा हो जाऊं, है ना, मैं उठूं और उठ करके खड़ा हो जाऊं या अपने आप को थोड़ा सुधार भी लूं। तो आप क्या करिएगा? ओवर थ्रो मी, फिर से मुझे लुढ़का दीजिए, पुश कर दीजिए, फेंक दीजिए मुझे, है ना, ओवर थ्रो मी। अब देखिए इस लाइन में और इस लाइन में यहाँ पे जो उन्होंने इस्तेमाल किया है, दैट इज पैराडॉक्स। जो विरोधाभास है उसका इस्तेमाल उन्होंने किया है, पैराडॉक्सिकल लाइन है कि उठाइए, पहले तो आप मुझे उठाकर खड़ा कीजिए, फिर धक्का दे दीजिए, पैराडॉक्सिकल मीनिंग है। एंड बेंड योर फोर्स टू ब्रेक, और जब मैं झुक जाऊं या टूटने लग जाऊं, योर फोर्स टू ब्रेक, तब आप अपनी ताकत का इस्तेमाल कीजिए मुझे क्या करने के लिए? तोड़ने के लिए, ब्लो, बहा देने के लिए, बर्न, जला देने के लिए, एंड मेक मी अ न्यू। कुल मिला के इन सारी जो वर्ब्स हैं, ये सारी की सारी वायलेंट वर्ब्स हैं ना, वायलेंटली इन्होंने बोला है कि आप इस्तेमाल करिए, जिससे कि मैं फिर से एक नए रूप में बन जाऊं, या जो मेरा बन चुका है रूप में, पापी बन चुका हूँ, सिनर हूं मैं, तो मैं फिर से अपने आप को एक नए रूप में पा सकूं, और ये आपकी वजह से ही हो सकता है जब आप इतनी सारी एक्टिविटीज मेरे ऊपर करेंगे। दिस इज द ओनली वे। आगे और कहते हैं, आई लाइक एन, कह रहे हैं कि यूसर्प टाउन टू अनदर ड्यू, मैं कैसा हो चुका हूँ? एन यूसर्प टाउन, मैं एक ऐसा शहर हो चुका हूँ जो कि जब्त हो चुका है। यूसर्प का मतलब क्या होता है? जब्त करना। एक ऐसा शहर जिस पर किसी और का कब्जा हो गया है। टू अनदर ड्यू, और जो मेटाफिजिकल कंसीट की बात की जाती है मेटाफिजिकल पोइट्री में, वो यही होता है जिन्होंने अपने आप की तुलना किससे की है? एक ऐसे शहर से की है जिस पर किसी और का कब्जा हो चुका है, लुट चुका है वो शहर। टू अनदर ड्यू, और ये अनदर यहाँ पे कौन है? गॉड। वो कह रहे हैं कि शहर तो मैं आपके द्वारा बनाया गया था, सॉरी, लीगली मैं आपका हूं, बट मुझ पर कब्जा किसी और ने कर लिया है। और कब्जा किसने किया है? डेविल ने किया है, दुष्ट ने या पाप ने मुझे अपने अधिकार में ले लिया है, मैं उसका गुलाम बन चुका हूं। आगे और कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है मैं कोशिश नहीं कर रहा है, लेबर टू एडमिट यू, मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, हार्ड वर्क कर रहा हूँ, लेबर का मतलब यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, टू एडमिट यू, कि आप आए इस शहर में निवास करें, या आप मेरे ऊपर फिर से अपना हक जता सकें। ईश्वर से कह रहे हैं कि आप अपना हक जता सकें, बट ओ, लेकिन नो एंड, कोई भी उस मेरे कार्य का कोई फल मिल नहीं रहा है, क्योंकि इट इज कंप्लीटली यूजलेस, प्रयत्नहीन, मतलब कह सकते हैं कि अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट रह रहे हैं उनके, सारे के सारे प्रयत्न बेकार हो जा रहे हैं, और मैं इतना ज्यादा पापी हूं कि मेरे सारे प्रयत्न बेकार चले जा रहे हैं, मैं करूं तो करूं क्या? आगे बोल रहे हैं, रीजन योर वायसराय इन मी, आपका जो वायसराय है, वायसराय का मतलब क्या होता है? डिप्टी, आपका जो डिप्टी आपने नियुक्त किया है मेरे अंदर, वो है रीजन, तर्क। यहाँ पे तर्क को उन्होंने पर्सनिफाई किया है। अगर ये लाइन आती है एग्जाम में, फिर अब स्पीच पूछा जाता है, तो आप बताइएगा इट इज पर्सनिफिकेशन। यहाँ पे पर्सनिफिकेशन का इस्तेमाल उन्होंने किया है कि जो तर्क है, जो कि आपने डिप्टी के तौर पे नियुक्त किया था मेरे अंदर, वह भी मी शुड डिफेंड, वो मुझे बचाता, प्रोटेक्ट करता, डिफेंड का मतलब सेव, मेरी रक्षा करता, मुझे प्रोटेक्ट करता, उसको करना चाहिए था, शुड लगा हुआ है, क्योंकि रीजन ही है हमें बचाता है। जब कभी भी हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं, तब रीजन ही हमें बचाता है कि क्या सही क्या गलत। तर्क शक्ति से ही हम अपने आप को बचा सकते हैं, बता सकते हैं खुद को कि ये सही है ये गलत है। लेकिन जब इंसान गलत काम करने जाता है, तो सबसे पहले उसकी जो तर्क शक्ति वो खत्म हो जाती है। जैसे अपने यहाँ कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो अगर विनाश होना है प्रैक्टिकल लाइफ में भी, तो हम गलत ही सोचते हैं, हमारी तर्क शक्ति हीन हो जाती है, खत्म हो जाती है, छीड़ हो जाती है। बट इज कैप्टिव्ड, ये कैप्टिवेटेड का मतलब है कि वो गुलाम बन चुका है, कन्फाइंड,
जो रीजन आपने बनाया था, जो वायसराय बनाया था आपने रीजन के रूप में मेरे अंदर, वह भी उस डेविल का गुलाम बन चुका है एंड प्रूव्स वीक, और उसके जो लॉजिक है वो कमजोर है और अनट्रू, और वो भी फेथलेस हो गया है। आपने तर्क शक्ति भग ईश्वर को दी थी, और सॉरी इंसानों को दी थी ईश्वर ने, किसके लिए? जिससे कि इंसान सही गलत में फर्क कर सके, लेकिन वो तर्क शक्ति ने उसको धोखा दे दिया है ना? फेथलेस हो चुकी है वो तर्क शक्ति, अनट्रू, डिसलॉयल, उसकी लॉयल्टी खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से मैं फेल हो रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कौन सा रास्ता चुनूं, और मैं डेविल के अधीन हो चुका हूँ, मैं पापी बन चुका हूँ उस गलत रास्ते पे चलते चलते। तो ये ऑक्टेव की एक्सप्लेनेशन थी। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट, या जिसको जो सडन टर्न होता है थिंकिंग में, उसको क्या कहा जाता है? बोल्टा। सोनेट में ऑक्टेव और सेस्टेट के बीच में जो सडन टर्न ऑफ थॉट जो होता है उसको बोल्टा कहा जाता है, या थिंकिंग का जो चेंजिंग होती है उसको कहा जाता है बोल्टा। तो अब अचानक से वो थिंकिंग चेंज हो रही है, वो कह रहे हैं कि यट डियरली आई लव यू, फिर भी मैं जैसा भी हूँ, अभी जो उन्होंने बताया था अपने उस ऑक्टेव में 8 लाइनों में शुरुआत में, कि फिर भी मैं जैसा भी हूँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं अभी भी अपने आप को सुधारना चाहता हूँ, मतलब ईश्वर से वो कह रहे हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। एंड वुड बी लव्ड फैन, और मैं चाहूंगा कि आप भी मुझे ग्लैडली प्यार करें। फैन का मतलब क्या है यहाँ पर? सॉरी ये ए है, ग्लैडली, कि आप भी मुझे बहुत ही खुश होकर के प्यार करें। मैं चाहूंगा कि मुझे आपसे जो प्यार मिले वो फुल ऑफ हैप्पीनेस होना चाहिए, खुश होकर के आप मुझे प्यार करें, ये मैं चाहूंगा। बट एम बिथ्रोडेड अनटू योर एनिमी, लेकिन मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है एक तरह से। ठीक है, ये पैराडॉक्सिकल कंसीट है उनके, मेटाफिजिकल कंसीट है कि मेरी जो एंगेजमेंट ही डायरेक्ट हो चुकी है आपके एनिमी से। भगवान का एनिमी कौन होता है? शैतान, डेविल, कि मैं डेविल की मंगेतर बन चुकी हूँ या बन चुका हूँ। डिवोर्स मी, अब क्या करूं? आप ही हैं जो मुझे डिवोर्स दिला सकते हैं, छुटकारा दिला सकते हैं। आप इस एनिमी से मेरा सेपरेशन कराइए, अलगाव कराइए। डिवोर्स का मतलब यही होता है ना, अलगाव होना, सेपरेशन होना। अनटाई और ब्रेक दैट नॉट अगेन, और जो गांठ अपने हिंदू धर्म में भी कहते हैं ना कि शादी के बंधन में बंधना, नॉट का मतलब यहाँ पे बंधन है। शादी के बंधन में जो मैं बंधा हुआ था आपसे, कभी मैं आपसे जो जुड़ा हुआ था, वो आप उसको फिर से तोड़ दीजिए। वो बंधन किससे जुड़ गया? इनका डेविल से जुड़ गया है। इन्होंने डेविल से एक तरह से एंगेजमेंट कर ली है, ये पापी बन चुके हैं। एंड ही वांट्स टू इम्प्रूव हिमसेल्फ, तो कह रहे हैं कि उस बंधन को आप जो मैंने डेविल से बांधा उसको तोड़ दीजिए, मेरा डिवोर्स करा दीजिए, सेपरेट करा दीजिए मुझे। वैसे तो इंसान शादी में नहीं चाहता है कि डिवोर्स हो, बट यहाँ पे वो गलत इंसान से शादी कर बैठे हैं, ऐसे बंधन बना चुके हैं। और अगेन क्यों इस्तेमाल किया गया है? क्योंकि जब इंसान पैदा होता है तो वो पूरी तरह से प्योर होता है, बच्चा पूरी तरह से प्योर होता है। जब वो बड़ा होता है धीरे धीरे वो पाप के रास्ते पे बढ़ता है, चलता चला जाता है, और वो उसके अंदर बुराइयां आ जाती हैं। उसका जो लगाव था ईश्वर से वो खत्म होकर के कहाँ पहुंच जाता है? डेविल की तरफ। तो कह रहे हैं कि जब आपने जिस तरह से मुझे प्योर पैदा किया था, जन्म दिया था, आई वॉज प्योर मैन, तो फिर से वही बंधन जो बंध गया है डेविल से खत्म कर दीजिए, और मैं फिर से प्योर इंसान बन जाऊंगा। आई विल अगेन लिव अ प्योर लाइफ, ऐसा वो कह रहे हैं। टेक मी टू यू, मुझे अपने पास ले जाइए, फिर से मुझे अपने पास ले जाइए। इम्प्रिजन मी फॉर आई, इम्प्रिजन मी मतलब मुझे जेल में डाल लीजिए, फिर से अपनी अपनी कैद में कर लीजिए। ये जो कैद है, ये कैद भगवान की कैद की बात कर रहे हैं, ये वाली जेल नहीं कि बस कैदियों वाली जेल हो, वो वाली जेल नहीं है। फॉर आई, अच्छा जो फॉर आई जो है ये इसको डिनोट कर रहा है। फॉर आई एक्सेप्ट यू एंथ्रॉल मी, एक्सेप्ट मतलब सिवाय, जब तक आप नहीं। एंथ्रॉल का मतलब क्या है यहाँ पे? मेक स्लेव, कि जब तक आप मुझे अपना गुलाम नहीं बनाएंगे। नेवर शैल बी फ्री, तब तक मैं कभी भी अपने आप को आजाद नहीं कर पाऊंगा। फॉर आई, ठीक है, आई नेवर शैल बी फ्री, मैं कभी भी अपने आप को आजाद महसूस नहीं कर पाऊंगा। इस लाइन में अगर फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाता है तो यहाँ पर एंटीथेसिस है, क्योंकि दोनों बातें अलग अलग बताई गई हैं, एक दूसरे की विरोधी हैं। गुलामी में आजादी ढूंढ रहे हैं, ठीक है, एंटीथेसिस। तो वो कह रहे हैं कि जब तक आप मुझे अपना गुलाम नहीं बनाएंगे मैं कभी आजाद नहीं हो पाऊंगा। नॉर एवर चेस्ट एक्सेप्ट
यू रेबिस मी। ये लाइन भी वैसी है, पैराडॉक्सिकल, ऑक्सीमोरॉन, एंटीथेसिस, कि जब तक, देखो रेबिश का मतलब क्या होता है, किसी को अपवित्र करना, अपवित्र करना। अगर आपने ओड टू ग्रेशियन अर्न अगर आपने पढ़ी हुई है, तो उसमें अर्न को बोलते हैं दाउ अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, है ना। जॉन कीट्स क्या बोलते हैं, अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। तो अनरेविस्ड का मतलब क्या है, एक ऐसी महिला जिसकी शादी नहीं हुई है, या जिसकी शादी अभी तक कंज्यूमेट नहीं हुई है, या जो कह सकते हैं कि जो सेक्सुअल यूनियन है वो अभी तक नहीं हुई है, या वो वर्जिन है, जो एक कॉन्सेप्ट होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। नॉर एवर चेस्ट, और मैं पवित्र जब तक नहीं हो पाऊंगा जब तक आप मुझे अपवित्र नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर भी एंटीथेसिस है, दोनों विरोधाभासी बातें हैं, कि जब तक आप मुझे अपवित्र नहीं करेंगे, भगवान अपना हाथ नहीं रखेगा। भगवान का हाथ रखना अपवित्र करने जैसा नहीं है, बट भगवान के शरण में जाकर के वो इस तरह से होंगे, या अपना वो गुलाम बना लेंगे। रैबिश का मतलब आप ये भी संग समझ लीजिए, मंत्र मुग्ध करना भी होता है वैसे, कि जब तक आप मुझे मंत्र मुग्ध नहीं करेंगे या मैं आपके गुलाम नहीं बनूंगा फिर से, तब तक मैं फिर से पवित्र नहीं हो पाऊंगा। यही मेरी आपसे विनती है, तो आप ये सारे काम करिए, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। द लैंग्वेज ऑफ लव हैज़ बीन कम्प्लीटली यूजलेस फॉर मी। आई कैन ओनली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ वायलेंट एक्टिविटीज, जो कि आपको करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी पोएम जॉन डन की बैटर माई हार्ट। आई होप आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक इट अ बिट इजी। अगर आपको चैनल ठीक लग रहा है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।